सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो ये कंपनी की परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम में अगर देखोगे तो थोड़ी सी खराब जरूर देखने को मिली थी, बट आज के दिन उसकी थोड़ी सी रिकवरी वाली झलक देखने को मिली है। अब जितना रिकवरी हुआ है वो पूरे तरह से कंपनी की गिरावट को ओवरशैडो तो नहीं कर पा रहा है, बट रिकवरी अगर आई है तो कंपनी के शेयर होल्डर के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान ज़रूर हमें देखने को मिल रही है। अब हाल ही में बहुत बड़े एलिगेशन हमें लगते हुए देखने को मिले थे IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर और उनके ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर। अब इन सारी चीज़ों के बाद ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो कॉशियस कमेंट्री लगातार कर रहे थे, जिसमें एक और ब्रोकरेज हाउस का नाम जुड़ चुका है और वो है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ का। अब बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने भी कॉशियस कमेंट्री कर दी है। पहले जो उन्होंने रेटिंग्स अपना दिया था उस रेटिंग्स को उन्होंने बदल दिया है और टारगेट को 21% तक कट भी उन्होंने कर दिया है। सभी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, बट हाँ इस चीज़ को रिकमेंडेशन की तरफ मत देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि IDFC फर्स्ट बैंक को उन्होंने डाउनग्रेड किया है। पहले उन्होंने बाइंग रेटिंग दिया था, अब उन्होंने सीधा न्यूट्रल रेटिंग दे दिया है। टारगेट जो उन्होंने पहले सेट कर दिया था उसको सीधा उन्होंने 21% तक कट कर दिया है। सो एज ए इन्वेस्टर आप इस चीज़ को नोट करो कि मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो सेंटिमेंट है इस कंपनी को लेकर नेगेटिव क्रिएट की जा रही है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस की तरह ही देखोगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। टाटा टेक्नोलॉजीज की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, चाहे आप पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस को देखो, 6 महीने की देखो या फिर 1 साल की देखो, या फिर जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक का देखो, कंपनी की परफॉर्मेंस हमें लगातार खराब देखने को मिली है और छोटी मोटी नहीं, काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस कंपनी का हमें देखने को मिला है। अब ये खराब परफॉर्मेंस के रीजंस क्या है? कंपनी के वैल्यूएशन लिस्टिंग से लेकर अब तक कंपनी 50% से भी ज़्यादा टूट चुकी है। क्यों भाई? क्योंकि जब इस कंपनी का IPO आया था तो इतना ज़्यादा हाइप मिला था कि इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और वैल्यूएशन का बढ़ना इज़ नॉट ए गुड थिंग तब तक जब तक आप अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट ना कर दो। और अर्निंग्स अगर देखोगे लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक तो कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से भी कंपनी के अर्निंग्स उतने ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलते थे, और ग्रोथ के हिसाब से भी देखोगे तो कुछ खास इंप्रेसिव हमें देखने को मिले नहीं थे। इस वजह से लगातार वैल्यूएशन आपको ट्रिगर होता हुआ दिखा था और गिरावट पे गिरावट हमें देखने को मिली है टाटा टेक्नोलॉजीज़ में। बट अगर कंपनी के अर्निंग्स अगर रिकवर कर जाएं तो हम कंपनी से थोड़ी बेटर रिकवरी की उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। और इसको लेकर टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने रिसेंटली एक कमेंट्री किया था कि ये कंपनी उम्मीद कर रही है Q4 में 10% तक का रेवेन्यू ग्रोथ और टारगेट कर रही है डबल डिजिट का ऑर्गेनिक ग्रोथ बाय 2027 फाइनेंशियल ईयर। और ऐसा रिपोर्ट करने में अगर ये सक्सेसफुल होती है तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी उनके लिए जो टाटा टेक्नोलॉजी में एक अच्छा खासा गिरावट फेस कर रहे हैं, क्योंकि अर्निंग्स के रिकवरी की वजह से कंपनी में भी रिकवरी आ सकती है। बाकी ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं एजुकेशन पर्पस की तरह। सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों CDSL के बारे में। सो CDSL को अगर देखोगे तो आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है, बट ये कंपनी जो कि अभी अगर देखोगे तो कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी भी नहीं है मार्केट में रिसेंट टाइम्स में। कंपनी का EPS और कंपनी का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट एक फेयर जोन में है। अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखोगे तो
तो कंपनी का जो करंट मूविंग एवरेज है 50 डेज़ का, वो 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे जा चुका है। इसका मतलब ट्रेंड कंप्लीटली कंपनी नेगेटिव दिखा रही है हमें। और ऐसे टाइम पे कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी का ईपीएस दोनों सेम जोन में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी उस लेवल पे है जहाँ पर अर्निंग्स ही डिसाइड करेगा कि कंपनी में अपसाइड मूव देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से कंपनी में करेक्शंस और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। और अर्निंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनवरी मंथ का जो अर्निंग्स हैं वो इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा सही गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बीएसई का जो इक्विटी डेटा हमने देखा वो Q3 के कंपैरिजन में बेहतर देखने को मिली थी जनवरी मंथ में। और जनवरी मंथ में जो डीमैट अकाउंट की ओपनिंग हमें देखने को मिली वो डेटा भी आपको 16th मंथ हाई पे जाता हुआ दिखा था। मार्केट में वॉलेटिलिटी थी फिर भी, और यही चीज़ें फरवरी में भी अगर रिपीट हो जाए, इक्विटी टर्नओवर का डेटा और डीमैट अकाउंट ओपनिंग का डेटा फरवरी में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाए और सेम मार्च में भी अच्छा आ जाए, तो उस केस में क्या है कि Q3 के नंबर चाहे जैसे भी आपको देखने को मिले, Q4 के जो नंबर हैं वो Q3 के कंपैरिजन और पिछले साल के Q4 के कंपैरिजन में बेहतर दिख सकती है। और बेहतर अगर देखने को मिल गए तो CDSL के रिकवरी के लिए ये काफ़ी अच्छी गुड साइन होगी। तो अगर आप CDSL के इन्वेस्टर हो तो बेशक इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और दोस्तों, अगर हम CDSL में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट की बात करें तो रिसेंटली FIS ने अपने स्टेक्स को इस कंपनी में इंक्रीज़ किया था और DIS ने भी अपने स्टेक्स को इस कंपनी में इंक्रीज़ किया था। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी देखते हैं कि कंपनी के अर्निंग्स को लेकर FIS और DIS की कन्विक्शन इस कंपनी में कंटिन्यू रहती है या फिर इसमें थोड़ी और भी चेंजेस हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की दोस्तों बात करें तो आज के दिन कंपनी की परफॉर्मेंस हमें थोड़ी बेहतर देखने को मिली थी। और बेहतर परफॉर्मेंस इसलिए देखने को मिला है क्योंकि टाटा मोटर्स से एक स्टेटमेंट हमें सुनने को मिला है जिससे टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स दोनों आज के दिन आपको अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी थी। और पिछले एक महीने में भी 15% तक की तेज़ी इन कंपनीज़ के शेयर में हमें देखने को मिली है। अब एग्जैक्ट वो कमेंट्री है क्या, तो चलो उसको समझते हैं। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर बताया है दोनों कंपनी के, मतलब टाटा ग्रुप की दोनों कंपनी जो है कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों के बारे में उन्होंने बताया है कि Q4 यानी कि फोर्थ क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर का जो है उसमें वो थोड़ी सी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रही है, या फिर ग्रोथ कंपनी का थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। ग्रोथ मत बोलो, रिकवरी ही बोलो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ग्रोथ तो कंपनी की साइड से आ ही नहीं रहा है। रिकवरी की एक्सपेक्टेशन कंपनी Q4 में लगाकर चल रही है। उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि अगर हम ग्लोबल डिमांड की बात करें तो वो अभी भी कंपनी के लिए चैलेंजिंग है, बट साथ में उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि मैनेजमेंट उम्मीद लगाकर चल रही है कि शार्प इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा Q4 FY26 पे। डोमेस्टिक बिजनेस कंपनी का काफ़ी सही कर रहा है, बट उसके साथ जो JLR का वॉल्यूम्स है उसमें एक्सपेक्टेशन है कि इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी इस Q4 में। और डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो उसको लेकर कंपनी की कमेंट्री ये है कि वो अभी भी हमें काफ़ी रोबस्ट डिमांड विटनेस करते हुआ दिखने को मिल रहा है। बाकी अगर कंपनी का JLR वॉल्यूम्स अगर इम्प्रूव हो जाए तो ओवरऑल टाटा मोटर्स के जो कंसोलिडेटेड फिगर्स है Q4 में वो बेहतर हमें देखने को मिल सकते हैं। बेहतर तो नहीं, मतलब बोल सकते हैं रिकवर करते हुए ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी अगली कंपनी है दोस्तों इन्फोबिज टेक्नोलॉजीज। रिसेंटली 3:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। कल उसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर रखा है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो निकले बहुत बहुत शुक्रिया।